तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो तो दोस्तों, आज हम एसी सर्किट का नेक्स्ट जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिकली ये जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है एसएससी जेई के लिए हो रहा है, और साथ ही साथ में आप इसको यूपी पीसीएल जेई में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थियरिकल क्वेश्चंस को हम स्टडी करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों करा रहा हूँ मैं थियरिकल क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो एमसीक्यूज़ हैं, थियरिकल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और आप क्या करते हैं उसमें ना तुक्के मार आते हैं। तो थियरिकल क्वेश्चन में तुक्के नहीं मारने होते, आपको आंसर जो करेक्ट है उसी पे क्लिक करना होता है, और नहीं आता होता है तो आपको छोड़ना है पेपर में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कराते हैं थियरिटिकल क्वेश्चन। इसी की वजह से प्रेजेंट टाइम में जो एग्जामिनर का दिमाग है वो यही घूम रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर थ्योरी बनाऊँ और ये तुक्के मारें और ये पेपर से बाहर हो जाएं। क्योंकि पहले पेपर में था वो न्यूमेरिकल और थ्योरी का कम्बिनेशन आता था। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी के कम्बिनेशन में क्या होता है कि थ्योरी अगर थोड़ी गलती भी हो जाती है, न्यूमेरिकल सही हो जाता है, तो बच्चे को पता रहता है कि मैंने इतना कराया, सही कराया। लेकिन अब थ्योरी डालने से क्या हो रहा है कि बच्चे मारते तुक्के और क्वेश्चन आता गलत, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है ज़रा, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में अकर होता है। डबल एनर्जी ट्रांजिएंट जो अकर होता है, याद रखना, हमेशा इसको याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आगे भी आ जाता है। डबल एनर्जी ट्रांजिएंट्स आरएलसी सर्किट में ही बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलो भैया, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसको एक अच्छे क्वेश्चन में रेट करता हूँ। ध्यान से पढ़ने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सारी लाइनें एक जैसी लिखी होती हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। एक फेजर क्या होता है, जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। फेजर होता है वो लाइन एसी सर्किट की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। किसकी? एसी क्वांटिटी का बनता है फेजर। याद रखना, डीसी क्वांटिटी का कभी फेजर नहीं बनता, डीसी में फेज होता ही नहीं है, ठीक है। डीसी क्वांटिटीज़ के नहीं बनते, एसी क्वांटिटी का बनता है फेजर। और जो फेजर होता है हमारा, वो लाइन और मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की डायरेक्शन को। तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है, याद रखना ये। At dash frequencies RL circuit behaves as a purely resistive। RL सर्किट जो होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा? एक आरएल सर्किट जो होता है ना, एक आरएल सर्किट जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू। हाई फ्रीक्वेंसी पे बिहेव करता है एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। तो ऑप्शन आएगा डी। एसी सर्किट्स बाई लैमिनेटेड, एसी सर्किट की लेमिनेशन से ना पक्का क्वेश्चन मिलता है, एनएचपीसी में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। एसी सर्किट्स में लैमिनेटेड आयरन यूज होता है किस लिए, जल्दी बताइए। एसी सर्किट्स में जो लैमिनेटेड आयरन यूज होता है आपका, वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। चलो जी, पावर फैक्टर डीसी सर्किट का कैसा होता है? पावर फैक्टर डीसी सर्किट का कैसा होता है भाई? जिसको नहीं भी पता ना, उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पावर फैक्टर का ना, डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है ना, वो यूनिटी होता है, और हर बच्चे को इसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैं ना उन क्वेश्चंस की देता हूँ जो थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। अभी ऊपर जितने क्वेश्चन आए थे ना, सारे फैक्ट बेस्ड थे। अब जरा इसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर डीसी सर्किट का हमेशा क्यों यूनिटी होता है, ठीक है। डीसी सर्किट में, ठीक है ना, रेजिस्टिव लोड्स हम ऑपरेट कराते हैं,
अब क्या होता है डीसी सर्किट में, जो करंट होता है ना, जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, दोनों का फेजर इन फेज रहता है। अगर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इन फेज है, देखो करंट का भी फेजर वही है, वोल्टेज का भी फेजर वही है, तो कॉस का एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो पावर फैक्टर क्या हो गया डीसी सर्किट का यूनिटी। ठीक है, चीज़ों को इलेक्ट्रिकल में कभी रटते नहीं है, आप जितना रटोगे ना उतना कंफ्यूज होगे, और उसकी वजह से आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, गलत कर देते हो। मेरा टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने हर चीज़ को गहराई से समझा, और गहराई से कहाँ से समझ आता है, बुक्स में से। आप यार बुक्स नहीं पढ़ते, बेसिक इलेक्ट्रिकल की पढ़ो तो बुक पढ़ो, बुक वाले समझाते हैं क्यों होता है यूनिटी फैक्टर, अब आप याद करने लग जाते हो। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टाइल ऑफ क्रैमिंग द, बंद कर दे कोई नहीं दिस इज़ द एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टाइल ऑफ क्रैमिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो भैया रटने से कुछ नहीं होता, आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, जितना भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ के ही होंगे, वो फिर ये वाला सिस्टम, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला सिस्टम अब ख़त्म हो गया। कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, एनएचपीसी ने दिखा तो दिया। थ्योरी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका तभी होगा जब आप, अच्छा कई बच्चे बोलेंगे यार तू जो क्वेश्चन करा रहा है ना वो पेपर में नहीं आएंगे। भाई पेपर में क्वेश्चन वही घुमाए फिराए आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जब आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज थ्योरी वाले ज़्यादा करते हो। क्वेश्चन में इसी तरीके से वो आपको हो सकता है इंडक्टिव सर्किट का पूछ ले, इसी तरीके से कैपेसिटिव सर्किट का पूछ ले, तो तीनों का पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दूसरा आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको ये सीरीज़ देख के, तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और कंसेप्ट कब डेवलप होंगे, जब भाई नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी, थ्योरी एमसीक्यूज ज़्यादा। यूपीपीसीएल का इस बार का जो पेपर होने वाला ना, उठा के देख लेना, थ्योरी पेपर आएगा पूरा, वो जानबूझ के डालेगा, उसको पता है कि अब वो न्यूमेरिकल का ज़माना गया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आएगा एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे एसी सर्किट के, और हो सकता है ये भी आ जाएं, ये भी आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन खोल रहा हूँ मैं। ऐसा अब देखो यहाँ क्वेश्चन घूम गया ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको कैपेसिटर का कराया था, अब इंडक्टर का आ रखा है, और जिसने ये क्वेश्चन गलत दिया ना, इसका मतलब उसको एसी सर्किट बिल्कुल भी नहीं आता। ये क्वेश्चन दो, अब एक प्योर इंडक्टर कनेक्ट हो रखा है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे, कंज्यूम करता है 100 वाट। ठीक है, तो उसमें कितनी कंजप्शन होगी पावर की, बताइए ज़रा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर से रिलेटेड कराया था आपको। अब क्वेश्चन कैसा आ गया, इंडक्टर से रिलेटेड। गलती किसकी हुई, आपकी। समझा था ना उस टाइम, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था। ओ भैया इसने क्या बोला हुआ, ये ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देता हूँ इसका, ताकि इससे रिलेटेड जैसे मर्जी क्वेश्चन बन जाए ना, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एसी सर्किट में एसएससी जेई डाले, यूपीपीसीएल डाले। ठीक है, अब जरा समझो इस क्वेश्चन का ना कोई फंडा नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे जैसा सा अगर बैठा होगा ना एग्जाम में, तो इसको देखते टिक कर देगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब कंसेप्ट कैसे हैं समझिए जरा। सारा खेल इस क्वेश्चन में ना सिर्फ एक चीज़ का है, इस प्योर इंडक्टर का। भैया जिसने बेसिक इलेक्ट्रिकल सही से पढ़ी होगी, अरे यार खुल जा। ठीक है भैया, जिसने बेसिक इलेक्ट्रिकल सही से पढ़ी होगी ना, उसको पता होगा प्योर इंडक्टर क्या होता है। अब जरा समझिए, प्योर इंडक्टर बोलते किसे हैं, अबे यार एक सेकंड, मेरा ना कैमरा चलना, अब होगा। अब प्योर इंडक्टर समझिए जरा। प्योर इंडक्टर उस इंडक्टर को बोलते हैं जिसमें जो सप्लाई वोल्टेज से ये सप्लाई वोल्टेज है वी है, ये मेरा करंट है। प्योर इंडक्टर उस इंडक्टर को बोलते हैं, जो प्योर इंडक्टर है ना, ये रहा बना दिया मैंने प्योर इंडक्टर। ये प्योर इंडक्टर उस इंडक्टर को बोलते हैं इसमें सप्लाई वोल्टेज से करंट प्योरली 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, 90 डिग्री लैग करता है, जिसमें अगर सप्लाई वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है ना, तो क्या इंडक्टर पावर कंज्यूम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, समझिए ज़रा। अगर सप्लाई वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करता है तो पावर क्या होती है, थ्री फेज सिस्टम की, सॉरी सिंगल फेज सिस्टम की, वी आई कॉस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल अगर हमारा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो कॉस 90 क्या होता है,
भाई करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है ना, तो कॉस 90 जीरो, तो पावर कंजप्शन क्या होगी, जीरो। ऐसे रफ शीट में लिखना होता है, बुद्धि चलाया करो अपनी। थ्योरी क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल। न्यूमेरिकल तो कोई भी कर देगा, 10 दिन प्रैक्टिस कर लो आप न्यूमेरिकल की, आपको समझ आ जाएगा। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला निकाल के तो कोई भी कर देगा, इंपिडेंस कोई भी निकाल देगा सर्किट में। क्वेश्चन थ्योरेटिकल इसलिए डाले होते हैं, एग्जामिनर अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे इसलिए फोकस कर रहा है कि तुमने कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करे हुए हैं, पढ़ी भी है किताबें नहीं, या बस कोचिंग के नोट्स ही रट दिए। समझ आई? पावर कंज्यूम जीरो होगी। अब पावर यहाँ पे अगर हमारी जीरो कंज्यूम हो गई है, इसका मतलब क्या बोला हुआ है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पावर कंज्यूम हो रही है 100 वाट, पावर कंज्यूम हो रही है 100 वाट, ठीक है। अब मैंने आपको वीडियो में प्रूफ करके दिखा दिया कि इंडक्टर तो पावर कंज्यूम ही नहीं करता, इसका मतलब ये जो 100 वाट पावर कंज्यूम हो रही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फिर जिस स्टूडेंट्स ने ढंग से बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी होगी वो यहाँ पे टिक करेगा कि स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है। ऐसे वो अपनी रफ शीट में ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगाएगा, पहले समझेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, फिर रफ शीट में उसका फेजर डायग्राम बनाएगा, फिर ऑप्शन डी पे क्लिक करेगा, ठीक है, कि ये सही है। और जिसने तुक्के मारे होंगे, बस एमसीक्यू पढ़ के गया होगा जो बिना थ्योरी थ्योरी पढ़े, ठीक है, उसका पता क्या हाल हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, फिर बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट फॉल्स पे टिक नहीं करेगा, वो टिक करेगा कि ना करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ठीक है, अपने ही कंसेप्ट लगाएगा वो, बिग साइज ऑफ द इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है, फिर होती है नेगेटिव मार्किंग। अब समझ में आया थ्योरी क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं, अब आगे से भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, और अब तो देखने भी लग गए बंदे वीडियो, अब सारे घूम फिर के मेरे पास ही आ रहे हैं वापस, जिन्होंने मुझे नकारा भी था वो भी अब देखने लग गए हैं मेरी वीडियो, ठीक है। नीचे रोज कमेंट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, भैया तू बढ़िया काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ठीक है। और अकेला मैं ही हूँ जो एसएससी जेई के लिए आपकी हेल्प भी करा रहा हूँ, ठीक है। समुंदर एकेडमी वाला थ्योरी पढ़ाई, अबे थ्योरी पढ़ा के क्या होगा, थ्योरी भी पढ़ा, एमसीक्यू भी तो करा, उनको बता, तो उनको फेजर डायग्राम से एसी सर्किट के क्वेश्चन समझा, तो तब तो समझ आएगा ना। बच्चे उसकी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, भाई तू नीचे ना हाथ जोड़ के, नीचे हाथ जोड़ने वाला सिंबल नहीं होता अपना, इमोजी बोलते व्हाट्सएप की, वो जोड़ के ना, सर आप जैसा महान टीचर पूरी धरती पे नहीं है। अबे मेरे भाई एमसीक्यू तो करा थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। और ये जितनी वीडियोस है ना बाकी यूट्यूब चैनलों पे, ये मोटे चश्मे वाले की, ठीक है, और ये जो है बेटा बेटा वालों की, ठीक है, कि भैया मैराथन चला देते हैं इतना बड़ा, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई कंसेप्ट बिल्डअप नहीं, कोई थ्योरी के क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थ्योरी के पूछ रहा है, कराई न्यूमेरिकल जा रहे हैं। अबे डंगरों, जब पेपर में थ्योरी के क्वेश्चन पूछ रहा है तो हर चीज़ के थ्योरी के क्वेश्चन लेके आओ ना तुम, ट्रेंड पता नहीं होता, पेपर देने जाना नहीं होता, चोड़ झाड़ने लग जाएंगे अपने, ठीक है। तो भैया मैंने सीधा सा यहाँ पे बता दिया कि ऑप्शन इसमें क्या आएगा हमारा, ये आएगा स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तो सारे गलत हो गए, ठीक है, लेकिन जो बच्चा सही से नहीं पढ़ा वो ऊपर वालों पे टिक कर देगा, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ना इससे रिलेटेड ना मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उनको याद रखना, ठीक है। ये बोल रहा है एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट में, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं समझा दूं, आजकल आप देख रहे होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से ना कोई भी बहुत कम क्वेश्चन पाए जा रहे हैं, पा भी रहा है एग्जामिनर डाल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट से डाल रहा है। क्यों? एसी सर्किट एक अकेला ऐसा पार्ट होता है जो कंसेप्चुअल होता है, जिससे हम बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, इसीलिए एसी सर्किट्स को बहुत ज़्यादा डील किया जा रहा है। एनएचपीसी में भी देखेंगे सीरीज रेजोनेंस से भी क्वेश्चन थे, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस से भी क्वेश्चन थे, क्वालिटी फैक्टर से क्वेश्चन थे, सारे कवर कराऊंगा मैं। क्वालिटी फैक्टर के क्वेश्चन आते हैं ना, सिलेक्टिविटी बैंडविड्थ वाले आए थे ना क्वेश्चन, तो इसीलिए डाल रहे हैं, ठीक है। एसी सर्किट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। अब समझो जरा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्वेश्चन आसान है। इंपेडेंस क्या होती है? सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इंपेडेंस होती है हमारी मिनिमम। क्यों इसका रीजन ध्यान में रखो जो मैं बोल रहा हूँ। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है इसका मतलब जो हमारी एक्सएल एक्सी होती है वो खत्म हो जाती है, और सर्किट हमारा जो होता है ना रेजोनेंस पे, वो हो जाता है प्योरली रेजिस्टिव। कैसा हो जाता है? वो हो जाता है प्योरली आर सर्किट बन जाता है। ये आर डाल दिया मैंने रेजिस्टिव।
अब ये प्योरली रेजिस्टिव का क्या मतलब होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट उसको बोलते हैं जिसमें इंडक्टेंस नेट रिएक्टेंस खत्म कर देता है। याद रखना, सीरीज रेजोनेंस पे नेट रिएक्टेंस जो होती है ना, नेट रिएक्टेंस ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चे को प्यार से समझा के, ठीक है। यूट्यूब चैनल खोल देंगे, अता पता कुछ होता नहीं, क्वेश्चन ले आएंगे, थ्योरी पढ़ाई जा रहे हैं। अबे चल छोड़ यार, मैंने अब बोली, जिसको देखनी होगी ना, जो समझदार बंदा होगा वो देखेगा वीडियो मेरी, और क्या। अब जब मैं नया नया आया था कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा था, 600 सब्सक्राइबर हो गए ना, इसी तरह रोज़ रोज़ मैं अपना लगा रहूँगा, एक दिन 1200 सब्सक्राइबर भी होंगे, देखना, ठीक है। तो सीरीज़ रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस होती है सर्किट की वो मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि नेट रिएक्टेंस हमारी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। ऐसे प्यार से बताया जाता है नेट रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। नेट रिएक्टेंस जो होती है, राइटिंग पे ना आप जाओ, राइटिंग अगर टीचर की गंदी है उससे रिलेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट गंदे नहीं होने चाहिए। राइटिंग तो ऐसे तो तुम मोतियों जैसी राइटिंग लिख दे, क्वेश्चन ही नहीं कराएगा कोई, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। आप समझिए, फिर भी मैं मुंह से बता देता हूँ आपको कि जो नेट रिएक्टेंस है ना, नेट रिएक्टेंस, ये लिखा है मैंने रिएक्टेंस, ये बता भी दिया, ये नेट रिएक्टेंस जो होती है वो हमारी हो जाती है ज़ीरो, ठीक है। अगर नेट रिएक्टेंस हमारी ज़ीरो हो जाती है सीरीज सर्किट पे, तो इम्पिडेंस टोटल होती है हमारी आर के बराबर, यानी कि मिनिमम हो जाती है। वैसे इम्पिडेंस क्या होती है एक्चुअल सर्किट की? आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल, अपने मुंह को साइड में कर देता हूँ थोड़ा, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होती है ना। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए रेजोनेंस पे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो सर्किट क्या बचेगा मेरा? Z इज इक्वल्स टू आर तो बचेगा ना खाली, ठीक है ना, Z इज इक्वल्स टू आर तो बचेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और एक और याद रखना सीरीज रेजोनेंस से पॉइंट, पावर फैक्टर सीरीज रेजोनेंस पे यूनिटी होता है हमेशा, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस पे पावर फैक्टर यूनिटी होता है और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। जो लड़का भी मेरी ये सिर्फ इतने भी क्वेश्चन अगर कर जेगा ना एसी सर्किट के एसएससी जेई में, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखना। क्योंकि देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन इसी तरीके से कोई दूसरा पूछ लेगा, क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन नहीं ना पूछ रहा, आपको बस समझना है चीज़ों को। चलो भाई आगे। ये छोड़ दो, अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ना मेंस में डिस्कस करूँगा। अबे यार, चल पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी ज़ीरो। पावर फैक्टर सर्किट का किन कंपोनेंट्स की वजह से ज़ीरो होता है? तो पावर फैक्टर सर्किट का बच्चे जो होते हैं हमारे, वो इंडक्टेंस की वजह से भी होता है ज़ीरो, एक सेकंड यार, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, थोड़ी सी ना नेट की स्पीड धीरे आ रही है, पर अब सही हो गया, ठीक है। इधर कर दे उसको, सुनिए ज़रा ध्यान से चीज़ें। पावर फैक्टर सर्किट का ज़ीरो होगा एक तो इंडक्टेंस में और दूसरा कैपेसिटेंस में, यानी कि बी और सी आएगा ऑप्शन, ठीक है। बी और सी में आएगा ऑप्शन, ठीक है, बी और सी आएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट होएगा फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। फॉर्म फैक्टर जो रेशियो होता है बहुत ही ईजी है, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन करिए। फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सी, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर साइन वेव का, ये याद रखना है, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच, टाइम कांस्टेंट कैपेसिटिव सर्किट का किसे बोलते हैं? वो टाइम जिसमें जो हमारा वोल्टेज होती है वो राइज करती है 63.2% ऑफ द फाइनल स्टडी वोल्टेज, जो ऑप्शन सी आएगा। स्क्वायर वेवफॉर्म ऑफ करंट हैज द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन RMS एंड एवरेज वैल्यू। स्क्वायर वेवफॉर्म जो होती है उसकी क्या रिलेशन होती है RMS और एवरेज वैल्यू में? तो बच्चे याद रखना, स्क्वायर वेवफॉर्म में अकेली वेवफॉर्म होती है जिसमें RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। एक कॉस वेव का एक प्योर RMS वैल्यू जो प्योर कोसाइन फंक्शन की होती है वो 0.707 ही होती है पीक वैल्यू के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बहुत इजी है बच्चे, अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपके, बहुत इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इसके। वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। फेजर जो हैं, ये फॉस्फोरस लिख दिया इसने, फेजर है, ये फेजर लिखा हुआ ये, ठीक है, ये फेजर है, फेजर, ठीक है, फेजर। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, फेजर ही है। फॉर विच फॉलोइंग पेयर आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, किसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है? फेजर। आसान, VC और VL में। भैया फेजर डायग्राम पढ़ा होगा ना तुमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में, नहीं पढ़ा तो बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। VL VC ऐसे ही तो होता है, इधर रेजिस्टिव लोड हो गया, इधर इंडक्टिव लोड हो गया, इधर कैपेसिटिव लोड हो गया, ठीक है। तो VC ऊपर तो आएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर ये मेरा फेजर डायग्राम है, इधर VL है और इधर VC है, तो VL और VC के बीच में कैसा एंगल बन रहा है? 180 तो बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रूफ तो हो गया। तो बस VL और VC, एक AC सर्किट में KVAR अगर लो है तो, और KVAR अगर कम है किलोवाट के कंपैरिजन में, तो उसको कैसा सर्किट कहेंगे? तो एक AC सर्किट में अगर लो वैल्यू है KVAR की किलोवाट के कंपैरिजन में, तो उसको हाई पावर फैक्टर सर्किट बोलेंगे, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अब जरा समझिए मतलब क्या होता है हाई पावर फैक्टर सर्किट का। देखिए KVAR को बोलते हैं रिएक्टिव, अरे यार ये पहले भी हुआ था ऐसा, गुस्सा ऐसा आता ना, सही है। अब जरा समझो, लो KVAR का मतलब क्या होता है? देखिए KVAR होते हैं रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जितनी सिस्टम में कम होती है ना, ये KVAR जितना सिस्टम में कम होता है ना, इसको याद रखना, लो होगा जितना, ठीक है ना, पावर फैक्टर उतना हाई होगा, ठीक है ना। क्यों? पावर फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है KVARs के, यानी KVAR जितना कम, भैया सबको पता है ना, लैगिंग रिएक्टिव पावर जितनी कम होगी तो पावर फैक्टर तो उतना हाई होगा हमारा, ठीक है ना। तो बस यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। भाई जब MC को देखते हो ना, कुछ बोल तो दिया करो, कैसी लगी क्लास, बढ़िया लगी,
ठीक है, अच्छी लगी, अच्छा पढ़ा रहा है तो कुछ कुछ तो यार फीडबैक दिया करो ताकि मुझे भी पता चले तुम्हें समझ भी आ रहा है, कुछ बढ़िया भी लग रहा है। ठीक है, समुंदर वाले के आगे, चश्मे वाले के आगे तो तुम बिल्कुल मत्था टेक देते हो एकदम यूं करके, हैं ऐसे करके बिल्कुल। कैसे, एक मिनट रोस्ट करने दो जरा, थोड़ा सा स्टाइल है ना मेरा, थोड़ा सा ऐसे करके बिल्कुल ऐसे वाला चिन्ह, कभी ऐसे वाला मेरे पे भी लगा दिया करो, मुझे भी पता चले, रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, इतनी यार मेहनत, इतना ऑथेंटिक चीज़ें लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो जरा इसको करो, टू साइनोसॉइड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल आर सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्टेंट इज। ये कह रहा है जब भी कभी दो साइनोसोडियल होते हैं ना हमारे वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी की हो बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फेज एंगल हो, लेकिन अगर उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा। याद रखना, किसी भी फेजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें ना, किसी भी दो साइनोसोडियल वेव्स को चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जो उनकी रिजल्टेंट वेव आएगी ना वो भी सेम फ्रीक्वेंसी की होएगी। समझ आई? तो ऑप्शन आएगा ए। याद रखना, जब भी कभी दो साइनोसोडियल वेव्स को, ठीक है, याद रखना जब भी कभी दो साइनोसोइडल वेव्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी को एफ से ही डिनोट कर देता हूँ यार, सिंबल ने बनाता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नॉट इफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। हाँ, वट विल बी द फेज एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, जब एक अटेंड करती है मैक्सिमम वैल्यू को और दूसरी अटेंड करती है जीरो वैल्यू को। तो फेज एंगल जो होता है ना दो अल्टरनेटिंग वेव्स के, अगर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट करे और दूसरी जीरो वैल्यू को अटेम्प्ट करे तो कितना रहेगा। नाइन्टी डिग्रीज। बिल्कुल इजी, ग्राफ ड्रॉ कर लो ना, बोल क्या रहा है वो। अरे रफ शीट में भी करते हैं कुछ काम, जो रफ शीट एग्जामिनर देती है ना मैडम, उसमें काम करना होता है, जो मैडमें देती है ना वहाँ पे, टीसीएस वाली मैडमें, ठीक है ना, जो बोलती हैं ऐसे, बेटा किसी को रफ शीट तो नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा शीट किसी को रफ चाहिए होगी तो ले लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। तो भैया उसमें रफ शीट में ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी के भी रफ शीट में क्वेश्चन करने पड़ते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि थ्योरी दे दी, लॉजिक्स तो लगाने ही पड़ते हैं। तो वो जो मैडम देती है ना टीसीएस वाली, ठीक है ना, एग्जामिनर बोलते हैं इन्विजिलेटर, मैडमें होती हैं जो, ठीक है ना, जो बोलती हैं अगर किसी को रफ शीट चाहिए तो वो प्लीज़ मांग लीजिएगा। बहुत सारी एग्ज़ाम्स में रफ शीट्स हैं, रफ शीट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। किसी को पेन चाहिए होगा, वो मैडम है, किसी को पेन चाहिए होगा तो प्लीज़ ले लीजिएगा, ठीक है। और यार इन्विजिलेटर जो मेन वाला होता है ना, जिसका स्पीकर होता है, भाई उसकी आवाज़ निकाल के दिखाता हूँ, उसकी आवाज़ बड़ी खतरनाक होती है टीसीएस वालों की। आपका एग्ज़ाम शुरू होने में 2 मिनट बचे हुए हैं, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अभी अपने एग्ज़ाम पर, अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पासवर्ड टाइप कर लीजिए, अपना नाम नहीं, अपना पासवर्ड टाइप कर लीजिए जल्दी जल्दी। फिर जिसका नहीं हो रहा होता उसको पीछे से धमकियाँ, कंप्यूटर सिस्टम C46 आपने अपना पासवर्ड टाइप नहीं किया है, जल्दी करो। टीसीएस वालों के लिए। ओ भाई, जिसको ये टीसीएस का मस्त लगा होगा ना, प्लीज यार कमेंट जरूर करना भाई, किसको किसको आई है ऐसे। टीसीएस वालों की ऐसी करती है भाई। ओ भाई, तो लास्ट में फन भी करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अभी जरा करो भाई, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, जो टीसीएस की मैडम तुम्हें शीट देके जाएगी ना, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। जरा
समझो जरा, ठीक है। आपने बनाई वेव फॉर्म, अब ये पूछ क्या रहा है, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन टू अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी व्हेन वन अटेम्प्ट मैक्सिमम वैल्यू। ये मेरे पास एक कर्व बनाना है मुझे, अगर कोई वेव अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट करती है तो कहाँ पे अटेम्प्ट करती है, 90 डिग्री पे। ऐसे होती है ना वेव, 90, 0, 90, ठीक है। यहाँ पे 180, फिर नेगेटिव जाती है 270 पे, ठीक है, फिर आती है 360 पे। अब ये बोल रहा है कि अगर एक अटेन करती है मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी 0 पे रहती है तो एंगल कितना बना। अब देखो एक हमारा 0 पे है, ठीक है, और दूसरी ने मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट कर दी तो 90 डिग्री तो है ये मैक्सिमम वैल्यू, ये 90 तो आया ना, तो ऑप्शन आ गया सी 90। बस ऐसे कर दो, बस सीधी सी बात है। आपके बस प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनर ना कोई तोप वाला पेपर नहीं बना रहा, वो कह रहा है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। बस बेसिक एनएचपीसी का पेपर भी तो बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल था, जिसने बुक अच्छे से पढ़ी होगी, नंबर ऑफ एमसीक्यू लगाए गए वो करके आए हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। तो भैया आगे से जब भी जेई का पेपर देने जाओ ना टीसीएस के सेंटर में, हाँ, तो टाइम से सब कुछ कर लिया करो, नहीं तो पीछे से जो मेन इन्विजिलेटर होता है भाई साहब, सिस्टम नंबर फलाने ने अपना पासवर्ड टाइप नहीं किया। अच्छा ना, एक ना टीसीएस वालों को ना बड़ी वो रहती है, कुर्सी भाई पीछे हो जाए ना अगर किसी की। ये रो 3 में जो भी बैठा है, हेलो, हाँ जी आपकी कुर्सी बाहर है, कुर्सी को अंदर कीजिए प्लीज़। तो भैया आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंजॉय करिए, ठीक है, पढ़िए लिखिए, ठीक है। बाद में जब सेलेक्ट हो जाऊंगा ना, कॉमेडी भी करके दिखाऊंगा। मैं कॉमेडी भी करता हूँ, स्टैंड अप, सब कुछ आता है मुझे, नाचना गाना। अभी तो एक्टिंग नहीं दिखाई, एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ, ठीक है। ऑलराउंडर बंदा हूँ मैं, कहते हैं ना इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, वही वाला, ठीक है। तो बाय।